मैनेजर अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा एनालिसिस टूल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर यह पता किया जाता है कि एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कंपनी में कितने कैश का फ्लो हुआ है। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना कैश का लेन देन हुआ, इस चीज को पता करना पड़ता है ताकि पता कर सके बिजनेस में एक्चुअल में चल क्या रहा है, बिजनेस में कितने पैसे कैश की जरूरत आगे पड़ सकती है या फिर हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ कैश तो नहीं है। इस चीज को पता करने के लिए बेसिकली बड़े कंपनीज, छोटी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का होता है उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। इवन आज के डेट में जो नॉर्मल कंपनीज भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, किस तरह से बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके कितने पार्ट है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज हम कंप्लीट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, यहां पर सबसे पहले हमें समझना होता है कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाव। कैश फ्लो की जब भी हम बात करते हैं, कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ कैश, कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मूवमेंट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कि कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना पैसा बिजनेस से बाहर गया, इस मूवमेंट को ही कैश फ्लो कहते हैं। तो यहां पर बात होती है कैश का फ्लो में कैश क्या होता है, क्योंकि यहां पर टर्म यूज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के जैसा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कैश का मतलब केवल नोटों को गिनती करेंगे, ऐसा नहीं है। कैश में नोटों के अलावा भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं। तो कैश क्या है? It comprises cash in hand and demand deposit with banks, that is deposit which are required by banks on demand। इसमें कैश भी आता है, लेकिन नोट, करेंसी। इसके अलावा कमर्शियल बैंक में जमा बहुत सारे डिपॉजिट जिसको हम जब चाहे ऑर्डर से निकाल सकते हैं। तो जब हम कैश की बात करते हैं उसे बेसिकली हमारे पास जो कैश होता है, ठीक है ना, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट जो 2-4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और चेक एंड ड्रॉप जो हमारे हाथों में होता है बैंक में लगानी, वो सब कुछ कैश का ही एक हिस्सा होता है। इसको हम कैश मानते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से इसकी ग्रुपिंग की गई है। आगे बढ़ते हैं तो बात यह है, जैसे मैंने कहा फ्लो ऑफ कैश, कैश का आना और कैश का जाना। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस में कैश का इनफ्लो कैसा होता है। इनफ्लो का मतलब बिजनेस में कैश का आना। तो जब इनफ्लो की बात करते हैं तो कैश सेल्स, किसी बिजनेस का सबसे बड़ा कैश फ्लो का, कैश के इनफ्लो का सोर्स है वो सेल्स, क्योंकि आपका बिजनेस सेल्स एंड परचेजिंग क्या है। तो सेल्स कितना कैश आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ये इनफ्लो होता है। किसी भी सोर्स से जब बिजनेस में पैसा आता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी बेच किया है, चाहे वो गुड्स बेच किया है, या फिर शेयर इश्यू करके आ रहा है, डिवेंचर इश्यू करके आ रहा है, आपने क्या है पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर कैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो होता है। और उसी तरह से आउटफ्लो होता है जहां बिजनेस से निकल के पैसा बाहर चला जाता है। तो जब आउटफ्लो की बात करते हैं, इसमें है परचेज, कैश पेड टू द ट्रेड पेबल, कैश पेड टू द एक्सपेंस, कैश पेड टू द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस, कैश पेड टू रिडीम प्रेफरेंसेस, अलग अलग चीजों को रिडीम करना, वापस करना, ये आउटफ्लो हो गया। तो इसका मतलब होता है कैश फ्लो जब स्टेटमेंट जब तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी बिजनेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये चेक करते हैं स्टेटमेंट में कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। उस स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो, ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए तैयार होता है। और जब हम कैश फ्लो तैयार होते हैं बिजनेस की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ 3 तरह की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो किसी भी बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सेलिंग एंड परचेजिंग, जो बिजनेस में सेलिंग और परचेजिंग से रिलेटेड होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सेल्स एंड परचेज को शामिल किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें जो बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स से जुड़ा हुआ रहता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली ये बिजनेस के शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ रहता है।
तो एक बिजनेस तीन तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। एक नॉर्मल बिजनेस, दूसरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, तीसरा बिजनेस में फंड को कलेक्शन करने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी, लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह से रिलेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर इन तीन एक्टिविटी को करते हुए कैश फ्लो तैयार किया जाता है। तो तीनों में कैश का इनफ्लो कैसा होता है, आउटफ्लो क्या होता है, तीनों एक्टिविटी की बात करेंगे। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस का सबसे बड़ा और पहला एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर अगर इनफ्लो की बात करते हैं और यहाँ पर अगर आउटफ्लो की बात करते हैं, इनफ्लो होता है कैश सेल्स के, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन से, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल से, इनकम टैक्स रिसीट। लेकिन अगर वहीं पर ध्यान में रखना फाइनेंशियल कंपनीज है, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है वो इंटरेस्ट वगैरह होता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इन लोगों का लेन देन जो होता है वो फाइनेंस का ही होता है। तो ऐसे में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीट, इनका जो है कैश इनफ्लो हो जाएगा ऑपरेटिंग में। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के लिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आउटफ्लो की बात करते हैं, नॉर्मल कंपनी के लिए कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक बेस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। लेकिन वहीं पर अगर फाइनेंशियल कंपनीज है, इंटरेस्ट पेमेंट, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, लोन एडवांस, ये सब आपका आउटफ्लो होता है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कंपनी कौन सी है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, उसी हिसाब से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए फाइनेंशियल कंपनीज की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो अलग हो जाती है, सेलिंग परचेज से अलग है। वहीं पर जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो मतलब पैसा तब होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली जो हमारा फिक्स एसेट्स है वो शामिल होता है। तो फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो क्या चाहता है, नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वैसे आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। आउटफ्लो मतलब पैसा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा। भाई बड़ी मशीन खरीद लिया तो पैसा जा रहा है, लैंड परचेस कर लिया पैसा जा रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया तो पैसा जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी को, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स को सेल कर दिया। इसके अलावा अगर हमने कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, किसी के शेयर परचेस कर रखा था उसको बेच दिया, कहीं पर डिवेंचर परचेस कर रखा था उसको बेच दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है और रेंट रिसीव होता है, ये तीनों भी हमारा कैश इनफ्लो में आता है इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो का मतलब होता है परचेज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टिंग जैसे मैंने कहा वो परचेज वर्ड ज्यादा होता है, आउटफ्लो होता है। लेकिन वहीं पर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो बिजनेस में फाइनेंस के जुगाड़ करने से रिलेटेड होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली इनफ्लो की तरफ बताता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर इशू किया जाता है, डिवेंचर इशू किया जाता है, लोन लिया जाता है, इन सबसे कैश आ रहा है। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन रेज्ड, इंक्रीज इन बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपका कैश इनफ्लो होता है। लेकिन उसी का उल्टा, जो हमने शेयर परचेज किया उसको बाईबैक कर लेंगे, शेयर इशू किया, जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया उसको रिडीम कर लिया, आपने डिवेंचर इशू किया उसको वापस कर दिया, आपने लोन लिया उसको वापस कर दिया, आपने डिविडेंड दे दिया, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया मतलब कैश किया। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि तीनों ही एक्टिविटी में शामिल हुए आइटम्स वो अलग अलग होते हैं। एक दो आइटम ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन कैश एक्टिविटी में, हालांकि मैं फॉर्मेट बताऊंगा जहां पर बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट जानना जरूरी है। पूरा कैश फ्लो जो है ना आपका एक फिक्स फॉर्मेट में बनता है। अगर आप फॉर्मेट भूल गए तो कैश फ्लो खत्म। खत्म का मतलब होता है आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट का खेल है, पूरा A to Z आपको फॉर्मेट बनाना होगा। अगर आपसे कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड की अच्छी बात ये हो रही है, अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए कि कंप्लीट कैश फ्लो ना बना के आपसे केवल एक हिस्सा बनाने के लिए आ जाता है, जैसे प्रिपेयर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस तरह से आता है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है वहां पर कंप्लीट कैश फ्लो तैयार होता है। कंप्लीट कैश फ्लो में स्टेज होता है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम तैयार करते हैं इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग।
हालांकि आज के डेट में इनडायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा चलता है, डायरेक्ट मेथड अब कम यूज होता है। तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड के जो है फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मेथड से हम किस तरह से कैश फ्लो तैयार करते हैं, ये देखिए आपके सामने कंप्लीट कैश फ्लो का फॉर्मेट है। इसकी शॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, हालांकि आपकी बुक में होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिटेल से दे रखा है कि कैश फ्लो एक्चुअली में किस तरह से तैयार होता है। तो कंप्लीट कैश फ्लो की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाता है, उसके बाद डेट आ जाता है कि किस दिन हम जो है फिलहाल ये एंड डेट 31 मार्च को तैयार होता है, वहां पर ईयर कोई सा भी हो। और सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है उसका नाम लिखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लिखने का तरीका होता है, आप इसके सीरियल को चेंज नहीं कर सकते। हर एक स्टेटमेंट कहाँ और कैसे लिखा जाता है ये भी फिक्स होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा जाता है या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आता है। यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर इस कॉलम में केवल नेट अमाउंट लिखा जाता है, तीन अमाउंट कि ऑपरेटिंग का फाइनल कितना अमाउंट है, इन्वेस्टिंग का फाइनल कितना है और फाइनेंसिंग का फाइनल कितना है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा सबसे पहले वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसमें क्योंकि प्रॉफिट में कुछ चीजों को एडजस्टमेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें कुछ आइटम प्लस किया जाता है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर रखा है, और कुछ को माइनस किया जाता है जिसको प्लस कर रखा है। उसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं? डेप्रिसिएशन। नॉर्मली क्या होता है ना, ये वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह होते हैं। इनको हमें दोबारा प्लस करना होता है रियल कैश फ्लो पता करने के लिए, जिसमें डेप्रिसिएशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ। अगर ये गुडविल पेटेंट की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कम होता है तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन कैश में आ जाता है। इंटरेस्ट पेड, ध्यान में रखना, इंटरेस्ट पेड ये आपका नॉन कैश में आता है, साथ ही साथ ये अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो दो तीन आइटम ऐसे हैं जो दोनों जगह जाता है, यहाँ पर भी आता है और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में आता है। इंटरेस्ट पेड और ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही आइटम आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है। उसके बाद फिक्स एसेट्स को सेल किया, जो लॉस होता है वो यहाँ प्लस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आइटम माइनस भी किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यहाँ पर माइनस होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। डिविडेंड इन रिसीव हुआ, यहाँ माइनस होता है, वहां प्लस होता है। रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सेल लिखा हुआ है। डिक्रीज इन प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट, इन सबको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आता है यहाँ माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट जो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद, इस अमाउंट को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो चेंज होता है उसकी वैल्यू को अब लिखना है। तो अगर आपके करंट एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तो जितना डिक्रीज हुआ जितना इंक्रीज हुआ उन दोनों को प्लस कर देंगे। वहीं पर अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसको माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस होने का जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को यहाँ पर करंटली लिख देंगे, और ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें से हम जो है इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे। फिर जो नेट वैल्यू आता है उसको होता है हमारा नेट कैश फ्लो। ऑपरेटिंग हो गया, फिर होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में जैसे इन्वेस्टिंग में कोई खास हमारा सीरियल फॉलो नहीं करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग, जिसमें हर एक चीज के लिए फिक्स जगह है। आप इसको उठा के ऊपर नहीं कर सकते, इसको उठा के नीचे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए कि प्रोसीड मतलब कहाँ से कैश आया। इन्वेस्टिंग में प्रॉपर्टी प्लांट ये सब बेचने से पैसा आता है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव होता है, पैसा आता है, रेंट रिसीव होता है। इसके अलावा अगर परचेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज, सॉरी आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो है, ठीक है, माइनस कर देंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, और इन सबको होने के बाद तीनों जो ऑपरेटिंग में हुआ, इन्वेस्टिंग में हुआ और फाइनेंसिंग, इन तीनों को प्लस करेंगे। आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो लिखा जाता है प्लस में आता है तो नेट कैश फ्रॉम इंक्रीज, और माइनस में आता है तो डिक्रीज, प्लस में आता है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में दे रखा है ओपनिंग वाला ऐड कर देंगे, और इन दोनों का टोटल हमेशा क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाता है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा जाता है,
जो प्रॉफिट अगर हमारे पास डायरेक्टली नेट ना दे रखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दे रखा है, तो हमें पहले एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका भी अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए हमें इसको ध्यान में रखना क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ये देखिए, जो भी प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है उसको लिखेंगे, उसमें जो भी रिजर्व दे रखा है उसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंट्रीम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इन सबको प्लस कर देंगे। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उसको भी प्लस कर देंगे, प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिट जो होता है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही यहाँ प्लस होता है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही फाइनेंस एक्टिविटी में माइनस होता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर वाला इंक्लूड किया जाता है, और प्रोविजन पर टैक्स मेड हम यहाँ पर प्लस करते हैं, और प्रोविजन पर टैक्स का पेड होता है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है प्रपोज डिविडेंड। अगर होता क्या है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है वो डिविडेंड जो हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, एनुअल मीटिंग में कंपनी के कि करंट ईयर में इतना हमें पेमेंट करना है, पिछले साल का डिक्लेयर हो गया, अब वो पेमेंट करना है, उसको हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। और प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर वाला ही कैश फ्लो में इंक्लूड होता है, क्योंकि वही एक्चुअल में पेमेंट किया जा रहा है, इसका ध्यान रखना। और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो प्रपोज चल रहा है, उसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंटिजेंट होता है, वो नेक्स्ट ईयर आने वाले फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ आइटम्स और है, जैसे एंट्रीम डिविडेंड पेड, इसको हमेशा करंट ईयर वाला ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर और रिजर्व, ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस इंक्लूड किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी हम जो है नॉर्मली प्लस करते हैं प्रॉफिट के साथ, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देते हैं। टैक्स का जो रिफंड होता है उसको, ठीक है, हम इंक्लूड प्लस में कर देते हैं। अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिससे पहचान होती है कि हम जो है जो 3 एक्टिविटी है उसमें पहचान कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग का कौन सा है, इन्वेस्टिंग का कौन सा है, और फाइनेंसिंग होता है, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवलेंट में कौन सा जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड, अगर पेड लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंस कंपनी है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, क्योंकि बैंक है, फाइनेंस कंपनी है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन पर्सनल कंपनी, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया। बैंक बैलेंस, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। ध्यान में रखना इस चीज को। तो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स और दे रखा है, यहाँ पर भी सेम आपको बताना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, ये भी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ब्रोकेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर प्रोग्रेस पे किया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। लोन्स एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टी, मेड टू थर्ड पार्टी, किसी और को लोन्स एंड एडवांस दिया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पेड लिखा हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड लिखा हुआ है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आपको यही बताना था आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किया जाए, जैसे कि आपको फॉर्मेट बताया गया, फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, उसी फॉर्मेट पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे
ऑपरेटिंग किस तरह से तैयार होता है, इन्वेस्टिंग कैसे तैयार होता है, एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दो, कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख दो। थैंक यू एंड बाय।